नमस्कार, देश की बात सुनाता हूं कि नए वीकली सीजन में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे हॉबी की। नौकरी के लिए फॉर्म भरें, किसी से पहली बार मिले, किसी फंक्शन में जाएं, हर जगह लोग थोड़ी देर में पूछते हैं कि भैया आपकी हॉबी क्या है, आपको पसंद क्या है, आप किस चीज का शौक रखते हैं। और फिर शौक से शौक मिल जाए तो जम जाता है रंग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शौक को अपना जुनून बना देते हैं। ऐसे लोग इतिहास के लाइव म्यूजियम होते हैं। कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं ये लोग। आज हॉबी, शौक, पसंद की बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसे लोगों से हमें जीवन में क्या सीखना है। अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो इसमें कैमरे की बहुत बड़ी भूमिका है। कैमरा ना होता तो हम जैसे लोगों को शायद ही कोई जानता। कैमरा समाज के कई तरह के लोगों का निर्माण करता है। कुछ लोग कैमरा प्रेमी होते हैं, कुछ लोग कैमरा शाई होते हैं और कुछ कैमरा बाजी करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा कलेक्शन करते हैं। आज आपको लखनऊ के रवि कपूर से मिलाते हैं, जिनका जुनून है कैमरा कलेक्शन। इस छोटे से कैमरे की खूबियां बता रहे रवि कपूर लखनऊ के रहने वाले हैं। पेशे से फोटोग्राफर रहे रवि के पास एक से एक कैमरों का कलेक्शन है, जो पुराना भी है और यूनिक भी। नामी गिरामी कंपनियों से जुड़े ये कैमरे 100 से 150 साल तक पुराने हैं। पुरानी फिल्मों के सीन में आपने जो भी कैमरे देखे हैं वो रवि के पास हैं। फीचर है सिगरेट लाइटर। लेकिन सबसे अनूठा लगता है लाइटर कैमरा, जिसे जलाने पर तस्वीर खींचने का काम भी किया जा सकता है। इसके अलावा रवि के पास बॉक्स वाला भी कैमरा है। अब उनके पास 1000 कैमरे हैं। 3 दशक पहले रवि को यह शौक तब लगा जब उन्हें पहला कैमरा गिफ्ट मिला। अगर मुझे सही याद पड़ता है तो हमारे गुरुजी ने हमें 1985 में, लगभग वही वर्ष होगा, 1 वर्ष आगे पीछे, एक कैमरा मुझे गिफ्ट किया था। तो उसको मैंने लाके अलमारी में रख लिया था। कोडैक का बड़ा कैमरा था। और उसके बाद धीरे धीरे एक दो इधर उधर से मिलते गए। तो कभी अलमारी की एक शेल्फ भर जाती थी, फिर एक अलमारी की दूसरी शेल्फ भरी। हम इधर उधर घूमते थे तो कभी पुरानी जगहों पे, कुछ एंटीक डीलर से, कुछ वीकली मार्केट से, कुछ कबाड़ी के पास, कुछ नखास से, कहीं पे भी घूमते रहते थे तो कैमरे मिलते थे। और जब थोड़ा यंग थे तो घूमते भी ज़्यादा थे और चीज़ें भी सामने आती थी। गुरु से मिले गिफ्ट के बाद रवि खुद ही कैमरों का कलेक्शन करने लगे। कैमरे का कलेक्शन करना इतना आसान भी नहीं था। 100 या 150 साल पुराने कैमरे जुटाने के लिए रवि ने कबाड़ मार्केट की भी खाक छानी है। इस कलेक्शन में अब मुझे अगर सही याद पड़ रहा है, गिनती तो 1000 के करीब कैमरे होने वाले हैं। और भांति भांति के कैमरे हैं। बॉक्स कैमरास की एक सीरीज़ है, फोल्डिंग कैमरास की एक सीरीज़ है, वुडन कैमरास हैं। कुछ ऐसे कैमरास हैं जो बहुत कम मिलते हैं, जैसे 1818 का एक टीपी है, थॉम्पटन पिकार्ड स्टीरियो कैमरा है, वो कम मिलते हैं। कुछ वुडन कैमरास जो पहले बनते थे बड़े साइज़ के ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए, वो भी हैं। तो एक दिन का मामला नहीं है ये। तो जैसे आपने सफ़र के लिए पहली एक कदम बढ़ाया और उसके बाद कदम पे कदम बढ़ते गए, जब बहुत दूर आए तब आपको लगा कि हम 100 मीटर दूर आ गए, 200 मीटर दूर आ गए। उसी तरीके की यात्रा है। ये कैमरे तस्वीर कैद तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें डेवलप कर फोटोग्राफ की शक्ल में लाना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने और जरूरी सामान न मिलने की वजह से नेगेटिव फिल्म को पॉजिटिव पिक्चर में तब्दील करना मुमकिन नहीं है। हालांकि ये कैमरे बताते हैं कि आज हर मोबाइल फोन में लगा कैमरा कितना स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा है। कलेक्शन में दिखने वाले ये कैमरे अब दुर्लभ हैं। रवि के कलेक्शन में मौजूद कैमरों के साथ जुड़ी कहानियां भी हैं, जिन्हें वो साझा करते हैं कि किसी कैमरे को पाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। लाल किले के पीछे एक मार्केट लगती थी, वो तो बहुत ही बड़ी बाज़ार होती थी। एक बार का मुझे याद है, कोडैक का एक कैमरा मैंने लिया था
और मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए। कहाँ लाल किला और कहाँ नोएडा, और उसी दिन दोपहर में मुझे गोमती से वापस आना था। तो मैं भाग के गया नोएडा, बाकी पैसे लेके आया। उस भीड़ में उस दुकान को खोजना भी बहुत मुश्किल काम था। दुकान को खोजा, पैसे देके कैमरे लिए, फिर गए और फिर हम लोग ट्रेन से वापस आए। संडे को दोपहर की ट्रेन थी और मेरे फादर भी मुझसे बहुत खुश नहीं हुए थे कि हम जो ये भागा भागी कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ट्रेन है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठा होती गईं। सिर्फ कैमरों का कलेक्शन ही नहीं, रवि को इन पर लिखने का भी शौक है। अब तक कैमरे और फोटोग्राफी पर उनकी लिखी कई किताबें छप चुकी हैं। रवि का ये शौक उन्हें सुर्खियां भी दिला चुका है। फिलहाल फोटोग्राफी का शौक रखने वालों को रवि ट्रेनिंग देते हैं। ये स्टूडेंट्स न सिर्फ रवि से फोटोग्राफी के टिप्स लेते हैं, बल्कि उनकी विरासत से भी रूबरू होते हैं। कैमरा तस्वीरों से कहानी कहता है, पर यहाँ जो कैमरे हैं उनमें से हर कैमरे की अपनी कहानी भी है। ये कहानी सिर्फ तस्वीरों की नहीं है, बल्कि इतिहास के उस दौर की भी है जिस दौर में ये कैमरे इतिहास बनाते रहे हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन। कैमरे में जिंदगी कैद हो जाती है, लेकिन यहां तो कैमरे की कैद में जिंदगी है ना कमाल की बात, कमाल का जुनून। ऐसे लोगों से हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं, ये जानने के लिए बात करते हैं रवि कपूर जी से। रवि कपूर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और अच्छा लग रहा है। रवि जी, समाज में ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि ये सब करने की जरूरत क्या है, आखिर एक दिन तो सब खराब हो ही जाना है। क्या कहना है आपके उसके बारे में? ये तो हम सबको मालूम है कि जो आया है उसे जाना है, लेकिन मेरा भी दायित्व है कि जो हमें समाज से मिला है, जो जिस हाल में मिला है, अगर उसमें कोई उत्तरोत्तर वृद्धि ना कर सके सोनू जी, तो हमें कम से कम अपने समाज में अपने उत्तराधिकारी को वो उसी तरीके से सौंपना तो चाहिए। ये मेरे दायित्व का एक अंश है, एक अंग है। और मैं इतिहास का भी विद्यार्थी रहा हूँ और धरोहर में मेरी रुचि रही है। तो मैं जितना सोचता था उससे कहीं जल्दी ये पुराने कैमरे इतिहास का एक हिस्सा बन चुके हैं। और अब हम सब भी इस सत्य को स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है और ये एनालॉग युग के कैमरे हैं। इसमें कई कैमरों में तो एक प्लेट लगती थी, मतलब एक बार में आप एक ही फ़ोटो खींच सकते थे। कुछ में एक रील में 8 खींचती थी, कुछ में 12, कुछ में 16, फिर 36, इस तरीके से। और अब तो ये संख्या की स्पर्धा हो गई है। रवि जी, जो आपकी कलेक्शन की ये जो आदत है बड़ी कमाल की है। आपने कलेक्शन की इस आदत से जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया? मैंने इसमें खोया कुछ भी नहीं, सिर्फ पाया और पाया, क्योंकि कलेक्शन दिन ब दिन बढ़ता गया। मुझे एक अच्छी चीज़ में इन्वॉल्व होने का मौका मिला और मुझे नहीं मालूम था कि मैं धीरे धीरे जाने अनजाने में अपने गुरु श्री टेन जेटली जी की प्रेरणा से क्या क्या और कैसे कैसे कर गया। और आज मैं आपके सम्मुख सोनू जी उपस्थित हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास एक संग्रह है। संग्रह बहुत लोग कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पर विश्व में, और संग्रहकर्ताओं का भी ये मानना है, जिनके पास विश्व के सबसे बड़े संग्रह हैं, वो भी ये कहते हैं कि एक संग्रहकर्ता के पास, एक कलेक्टर के पास सब कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो किसी और के पास होता है। इसलिए सब कलेक्टर एक दूसरे के कलेक्शन का और एक दूसरे कलेक्टर्स का बहुत सम्मान करते हैं। और इसी तरीके से ये परंपरा विश्व भर में अलग अलग स्थानों पर अपनी तरह से, मतलब इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल रहा है। रवि जी, हमको जीवन का एक अच्छा पहलू दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कलेक्शन खूब बढ़े, दुनिया में आपका नाम ऐसा हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमेशा खुश रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। पहले आदमी 2 पैर पर चलता था, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, जिंदगी बदल गई, समाज बदल गया, फिर उस पहिए में मोटर लग गई, आदमी 2 पैर से 2 पहिए पर आ गया। आज 2 व्हीलर हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है। इसमें पॉल्यूशन भी खूब होता है, लेकिन यह काम धंधे वाले आम आदमी की लाइफ लाइन है। शहर से गांव तक,
अमीर से गरीब तक सब इसके दीवाने हैं। 1885 में इसका जन्म जर्मनी में हुआ। गोटेलैब और मेबैक को इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है। जिस पहिए और मोटर ने सभ्यता को बदला, वो कैसे बदला, ये रोचक यात्रा जमशेदपुर के आनंद कुमार दिखाएंगे हम सबको। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 38 बाइक हैं जिनके मालिक हैं आनंद शर्मा। आनंद शर्मा के इस कलेक्शन में 18 सीसी से लेकर 500 सीसी तक की बाइक शामिल हैं, जो आनंद की शोहरत की वजह बन चुकी हैं। स्क्रैप का बिजनेस करने वाले आनंद इसे विंटेज कलेक्शन बताते हैं। आनंद के कलेक्शन में देशी कंपनियों के अलावा जर्मनी, फ्रांस और इटली की बाइक भी हैं। इनमें से कई ऐसी बाइक हैं जिनका लुक तो किसी साइकिल की तरह ही नजर आता है। आनंद को बाइक्स के इस कलेक्शन का शौक 7 साल पहले शुरू हुआ। आनंद के कलेक्शन में 8 दशक से ज्यादा पुरानी बाइक्स हैं। आनंद मानते हैं कि ये शौक इन्हें विरासत में मिला। इंस्पिरेशन तो मेरे को मेरे पापा जी से ही मिला। उनके पास जो स्टैंडर्ड गाड़ी है 1984 का, और वो बहुत ही मतलब उनका ऐसा शौक था कि अपने से धोना, अपने से पोंछना, अपने से चलाना, सब कुछ होने के बाद भी तो एक लगाव वहीं से मेरा हुआ। और फिर मैं धीरे धीरे जो हूँ अपना एक क्लब के साथ जुड़ा, जो कि जमशेदपुर में रोड मिल्टर्स के नाम से है। नाम यहाँ लिखा हुआ है, उसके अगले मॉडरेटर है। आनंद ने ये कलेक्शन 2 तरह से पूरा किया है। एक तो उन्होंने कबाड़ हो चुकी बाइक्स इकट्ठा की, दूसरा देश के दूर दराज के हिस्सों में इन बाइक्स को अपने खर्चे पर मंगवाया। आनंद मानते हैं कि इनका ये शौक आसान नहीं है। 2014 में ऐसे ही हम लोग जब यहाँ से महाबलीपुरम गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारी बाइक आई थी। तो वहाँ मैंने देखा कुछ विंटेज बाइक, जैसे कि बुलेट में साइड कार लगा हुआ। तो वहाँ से मेरे को भी थोड़ा सा जिज्ञासा हुआ कि क्यों नहीं हम भी कलेक्शन ऐसा करें। तो फिर वैसे कि धीरे धीरे शुरुआत वहाँ से चालू हुआ मेरा। फिर हमको कहीं कुछ भी दिख जाता है तो हम ले लेते हैं उसको। थोड़ा सा पेमेंट का, पैसा का बहुत दिक्कत होता है कि एट ए टाइम तो हो नहीं पाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह मैनेज हो जाता है। आनंद अपना शौक पूरा करने की खातिर कबाड़ से बाइक लाते हैं, उस पर काम करते हैं। हालांकि इसमें चुनौती इन बाइक्स के पार्ट मिलना भी होता है। इसीलिए आनंद के कलेक्शन में हल्के इंजन की बाइक ज्यादा है। इस कलेक्शन में 18 सीसी, 22 सीसी, 65 सीसी, 75 सीसी, 80 सीसी, 125 सीसी की एक बाइक्स हैं। इसके साथ ही 35 सीसी की 6, 48 सीसी की 2 और 50 सीसी की 10 बाइक्स हैं। बड़े इंजन की बात करें तो 150 सीसी इंजन की 3, 175 सीसी इंजन की 3 और 250 सीसी इंजन की 1 बाइक है। इसके अलावा 350 सीसी के इंजन क्षमता वाली 4 और 500 सीसी इंजन वाली 1 बाइक है। कबाड़ से बनने वाली ये बाइक बनने में वक्त भी लेती है। जो मिस्त्री इन पर अपना हुनर दिखाते हैं, उनके लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। एक से एक गाड़ी लेके आते हैं, हम लोग बनाते हैं इसको। अब बहुत से जो आनंद भाई है हम लोग को ये करते हैं। जो सामान हम लोग से नहीं मिल पाता तभी आनंद भाई ला के देते हैं हम लोग को सामान, और सब यूनिक गाड़ी है। कौन कौन सी गाड़ियाँ? मोफा है और बहुत से गाड़ी है जिसका नाम हम लोग जानते नहीं है। टीवीएस का भी गाड़ी है और बहुत से गाड़ी है। बाइक के कलेक्शन के साथ जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है पार्किंग। एक साथ इतनी बाइक की पार्किंग आनंद के पास नहीं, अलग अलग रखना पड़ता है। आनंद का ये शौक उन्हें नई पहचान दिला रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टू व्हीलर क्रांति का इतिहास दिखाने वाले आनंद कुमार जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार जी। आनंद जी, बहुत महंगा और मुश्किल शौक है ये, लेकिन सीधा फायदा इसका कुछ भी नहीं है। जबकि लोग तो बिना फायदे के कुछ करते नहीं, तो आप कैसे निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा किए ये सब कर पाते हैं? जी, ये करने का एक्चुअली मेरा मकसद है कि हम चाहते हैं कि जो भी इंडिया में विंटेज बाइक है ये सुरक्षित रहे आने वाले पीढ़ी को देखने के लिए, कि वो उनको वह भी जाने कि कम से कम यहाँ जमशेदपुर में या बाकी शहरों में इस तरह की गाड़ियाँ पहले होती थी। तो
मेरे को शुरू से ही शौक़ है पुराना विंटेज बाइक वगैरह का, कुछ भी एंटिक चीज़ का। तो बाइक के तरफ मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरेस्ट हुआ, तो कलेक्शन किसी तरह चालू हुआ, फिर ऐसे ही अपना कलेक्शन। आनंद जी, अगला सवाल ये है कि हम सब ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल फ्यूल की वजह से बहुत बड़े संकट में घिर गए हैं। अब सोलर सेल, बैटरी से चलने वाली वाहनों के युग में पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं आप आगे के वाहनों को, जो आगे आने वाली दुनिया है? आगे तो जो भी है आपका ये बैटरी वगैरह तो खैर आगे फ्यूचर में चले गई, लेकिन आने वाला पीढ़ी को भी ये पता होना चाहिए कि मतलब ऐसे भी बाइक वगैरह पहले पुराना मॉडल में आता था, किसी का आगे इंजन है, किसी का पीछे है, कोई मेड इन इंग्लैंड, मतलब सबका सिस्टम, सब टेक्नोलॉजी ये मतलब पहले का बहुत अलग है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। शुक्रिया आनंद जी, हमको इतिहास, वर्तमान और भविष्य की ज्वाइंट टाइम मशीन पर ले जाने के लिए। आपका कलेक्शन खूब बढ़े, दुनिया में आपका नाम रोशन हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार जी। टाइम मशीन से एक चीज और याद आई, जिसका नाम है किताब। वक्त का इससे जबरदस्त एल्बम तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं आपकी मुलाकात किताब वाले कर्नल साहब से करवाता हूं। लखनऊ में इन्होंने अपने रहने के लिए 3 मंजिल का घर बनवाया। अब 2 मंजिल में किताबें और 1 मंजिल में खुद रहते हैं। इनके हिस्से वाले घर में भी किताबों की घुसपैठ जारी है। देखते हैं ज्ञान की एलओसी पर खड़े कर्नल साहब की ये कहानी। किताबों की ये दुनिया रिटायर्ड कर्नल रजनीकांत त्रिपाठी की है। ज्ञान की ये दौलत उन्होंने खुद अपने शौक से बनाई है, जिसे लखनऊ में इनके घर पर देखा जा सकता है। घर की दूसरी मंजिल पर हजारों किताबों की ये लाइब्रेरी है। कर्नल त्रिपाठी की इस लाइब्रेरी में साहित्य, दर्शन, धर्म, इतिहास से जुड़ी किताबें मौजूद हैं। इनमें भारतीय और दूसरे देशों के साहित्यकारों की किताबें शामिल हैं। कर्नल त्रिपाठी ने इन किताबों को कैटेगरी में बांट रखा है, ताकि किताबों को खोजने और पढ़ने में सहूलियत हो। मसलन साहित्य है तो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ऐसी कर्नल त्रिपाठी के पास कुल 23,000 किताबें हैं। छोटी सी उम्र में किताबें पढ़ने का शौक कर्नल त्रिपाठी ने पूरी जिंदगी बरकरार रखा। यहां तक कि एकेडमिक पढ़ाई के साथ भी किताबें पढ़ते रहे। नौकरी में भी उन्होंने किताबों से दूरी नहीं बनाई। फिर 40 दशक पहले किताबों के कलेक्शन की बुनियाद रख दी। किताबों से कर्नल की इस मोहब्बत का राज भी बड़ा रोचक है। 1967 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था, बीएससी का, और वहाँ मैं पिक्चर देखने गया तो पिक्चर का टिकट नहीं मिला। तो 2.5 रुपये थे, 2.5 रुपये में हमने 5 किताबें खरीदी। और लग कहिए कि पहली किताब हमको जो मिली वो हमको मूव कर गई पूरा। द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। आई वाज एब्सोल्युटली मूव्ड। और इसके बाद 5 किताबें मैंने पढ़ी और हमको ये लगा कि इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। फिर दोबारा मैं 1 हफ्ते बाद गया पिक्चर देखने। पिक्चर का नाम था मिलन। फिर वो ब्लैक में टिकट मिल रहा था, हमने कहा नहीं, ब्लैक में नहीं खरीदे, और 2.5 रुपये बचे थे। फिर मैंने 5 किताबें खरीदी। और इस तरह से जब किताबें पढ़ना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझको एक बिल्कुल नई दुनिया मिल गई है। कर्नल त्रिपाठी की ये लाइब्रेरी बड़े करीने से लगी है, जिसमें हिंदी के विख्यात लेखक प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन की किताबें हैं, तो वहीं उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी समेत दूसरे शायरों की रचनाएं। इसी तरह अंग्रेजी साहित्य के शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय समेत कई विद्वानों की किताबें यहाँ मौजूद हैं। कर्नल त्रिपाठी ने इनमें से कुछ किताबें खरीदी हैं। कई किताबों के लिए कबाड़ी वालों के यहाँ चक्कर भी लगाए हैं। हालांकि कर्नल त्रिपाठी उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनकी मुलाकात साहित्य की कई किताब लिखने वालों से भी हुई है, जिन्होंने खुद इन्हें किताब सौंपी है। तो मैं जहाँ भी जाता था वहाँ के जितने साहित्यकार थे उन सब से मिलता था। और उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ जो हमारा ताल्लुक़ बनता गया, और एक से एक अच्छी किताबें वो हमको देते रहे। बड़े बड़े लोग, अगे जी से हम मिले, डॉक्टर नामवर सिंह से हम मिले, और इन लोगों ने हमको बहुत प्रेरित किया किताबें। और बाद में जब मैं यहाँ लखनऊ आया तो पंडित श्रीलाल शुक्ल जी,
वो तो एक एक कहानियाँ हमको बताते थे कि ये कहानी कैसे लिखी, ये कहानी कैसे लिखी, ये कहानी कैसे लिखी, पूरा। कर्नल त्रिपाठी इन्हीं किताबों के बीच अपना पूरा दिन गुजारते हैं। पढ़ने का शौक अब भी जारी है। इन्हीं किताबों की भीड़ में एक ऐसी किताब भी है जो कवि सुमित्रा नंदन पंत की हैंडराइटिंग में है। कर्नल त्रिपाठी के बाद किताबों का क्या होगा? तो इसका जवाब भी कर्नल त्रिपाठी ने किताबों में ही ढूंढ लिया है। कल की फिक्र क्यों करना, आज ही में परम संतोष है। किताबें करती हैं बातें आज की, कल की, हर आने वाले पल की, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किताबों से बातें कर सकते हैं। कर्नल रजनीकांत त्रिपाठी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनकी ज़िंदगी बदली एक किताब ने। तो दूसरी किताब ऐसी है जो 44 साल पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनके रूममेट रहे लेखक ने उनको इसी साल तोहफे में दी है, यानी किताबें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन। अज्ञान पर ज्ञान की सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार कर्नल साहब। जनाब सोनू सूद हाजिर है। श्रीमान, गुड न्यूज टुडे पर आपका स्वागत है। आज आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुनानी है। आपके परेड परीक्षण के लिए तैयार हैं श्रीमान। नमस्कार सोनू सूद जी। ये मेरी जिंदगी का 70वां साल है, जिसमें 35 साल हमने आर्मी को दिए हैं यूनिफॉर्म के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। रिटायरमेंट के 12 साल हो गए हैं, फिर भी मैं मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ा रहा हूँ MD का। लेकिन ये जिंदगी जो आपको दी है, इसको कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। संगीनों के साए में सफ़े खोल दिए आपने, कैसे और क्यों? हजारों ऐसी किताबें हैं जिसमें आपको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि एक सिविलाइजेशन है, उभरती है, दूसरी सिविलाइजेशन को दबाती है संगीनों के द्वारा ही। लेकिन जो सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, क्या उसमें ऐसी सभ्यता नहीं थी? सभ्यता उसमें थी, लेकिन संगीनों के साए में वो खत्म हो गई, नई सभ्यता का विकास हुआ। तो हमारा जो विकास का मानदंड है, ये नहीं है कि जो हम आज देख रहे हैं। विकास का मानदंड ये होना चाहिए कि हम जहां से निकले थे, किस परिस्थितियों से, किन लड़ाइयों के बाद आज हमने डेवलप किया है। हमारा तो मेडिकल साइंस, जो चिकित्सा विज्ञान है, ये तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद सारा मुखरित हुआ है। सारे एंटीबायोटिक, सारे हमारे मेथड, लोगों के ट्रीटमेंट के, सारा कुछ तो युद्ध के साए में ही हुआ है। कर्नल साहब, युद्ध के बंकर में साहित्य और दर्शन की किताबें तो बहुत लिखी गई हैं, तो फिर युद्ध से विद्या का विनाश होता है, ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, हम मानते हैं कि युद्ध के बंकर में साहित्य और दर्शन लिखा गया है। आपको ये शायद पता होगा कि सुकरात, प्लेटो, ये जो महान दार्शनिक रहे हैं ग्रीको रोमन एरा में, ये सब बहुत अच्छे सैनिक भी थे। ये सेना में लड़ने जाते थे। अरे वहां की क्या आप उदाहरण लेते हैं? आप देखिए ब्रिटिश राजघराने की, सारे बड़े बड़े वहां के जो किंग है, और वहां सब भी लड़ाई में जाते थे। वो उन लोगों ने भी लड़ाई का स्वाद चखा है। तो लड़ाई तो हर जगह है। संगीन के साए में ही साहित्य का विकास हुआ है। हम जो उसके दर्द को समझते हैं, जब आदमी एक सभ्यता का विनाश होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, युद्ध के साथ विनाश होता है, लेकिन उसी विनाश के बाद एक नई सभ्यता का जन्म होता है, और जो नई सभ्यता पहले से हमेशा अच्छी होती है। तो हम कह सकते हैं कि विनाश नहीं हुआ है। युद्ध के साए में, संगीनों के साए में मानवता का विकास हुआ है। हाँ, एक चीज हम जरूर कहेंगे कि जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन पर विजय प्राप्त करती है, वो अपना धर्म, अपना साहित्य, अपना पूरा कला, साहित्य, कला, धर्म, सब कुछ जो है दूसरों पर थोपने की कोशिश करती है।
तो हम कहते हैं कि इसका उत्थान हो रहा है। लेकिन जो लड़ाई में हारते हैं वो उनका कुछ नहीं बचता है, सिर्फ वो इतिहास के पन्नों पर होते हैं। तो युद्ध का और साहित्य का तो चलित हमन का साथ रहा है, बिना युद्ध के सभ्यता मुखरित नहीं हुई है। थैंक यू सो मच कर्नल साहब। सर, आपने हमें किताबें दी, देश उन्हें सम्मान दे, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सिर्फ देखते रहिए गुड न्यूज टुडे सोनू के साथ, और थोड़ी कहानियां जानने के लिए मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शौकीन लोग एक बहुत अच्छा काम करते हैं। वो हमारे सुस्त और बेरंग जीवन में स्पीड और कलर भरते हैं, हमें उकसाते हैं और कुछ अलग और बढ़िया करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। शौक बड़ी चीज है। पुनीत से मिलाता हूं आपको। पिता पुत्र ने मिलकर ऐसी चीज का कलेक्शन किया है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जीवन में जुनून के रिचार्ज के लिए ये कहानी देखिए, साथ में देखते हैं। लोग अपने कोट की कॉलर में पेन लगाते हैं, इसे ब्लेजर पिन कहते हैं। किसी खास मकसद या घटना को यादगार बनाने के लिए ब्लेजर पिन का इस्तेमाल होता है। किसी आयोजन, घटना, संस्था से जुड़ने का प्रमाण भी ब्लेजर पिन देती है। क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि इन ब्लेजर पिन को इकट्ठा करके कोई दुनिया में अपनी खास पहचान बना सकता है? गणपति की पूजा हर घर में होती है, हर काम से पहले होती है, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि कोई गणपति प्रतिमा का कलेक्शन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा? पुणे शहर में रहने वाले पुनीत भट्ट और उनके पिता ने ब्लेजर पिन और गणपति का कलेक्शन करके नाम भी कमाया और रिकॉर्ड बुक्स में जगह भी। ब्लेजर पिन के कलेक्शन की शुरुआत पुनीत के पिता ने की, वो भी अटलांटा ओलंपिक के दौरान। मेरे पिताजी ने जब वो 1996 में अटलांटा गए थे, जब ओलंपिक्स हो रहा था अटलांटा में, तो तभी वो जब अटलांटा के स्टेडियम्स विजिट करने को गए, तभी उनको एक उनका जो सुविनर शॉप था, वहाँ पे वो शॉप में उनको एक लेपल पिन का कलेक्शन मिला जो 100 इयर्स ऑफ ओलंपिक्स कॉमेमोरेट कर रहा था। उसमें राइट फ्रॉम 1896 टू 1996 के ओलंपिक्स के कलेक्शन थे। तो उन्होंने वो एकदम ऐसा यूनिक कलेक्शन था और वो लिमिटेड एडिशन था, इसलिए उनको वो बहुत पसंद आया, वो वहाँ से उन्होंने कलेक्ट किया है। पिता ने कलेक्शन के लिए काफी मेहनत की। इस कलेक्शन की कीमत चुकाना कभी कभी आसान नहीं होता। उस समय $5 एक पिन का था, तो मैं वो लेके आया। वो लेके आने के बाद में मैंने मेरे लड़के को बोला कि ये लेपल पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन 1896 का मेरे हाथ में है और 10 बरस के बाद में किसी के पास नहीं रहेगा, और इसका कीमत मत ले लो, लेकिन लेपल पिन कितने जमा कर सकते हो उतना आप ले लो। कलेक्शन के इस शौक के चलते अब तक पुनीत और उनके परिवार के पास 1896 ओलंपिक से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक के पिन मौजूद हैं। हालांकि पुनीत के पिन कलेक्शन के यादगार किस्सों में 2011 के वर्ल्ड कप का किस्सा शामिल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ 2011 में, जो इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने जॉइंटली होस्ट किया था, उसके मेरे पास लेपल पिन्स का पूरा सेट है ऑफ 14 पार्टिसिपेटिंग नेशंस, 3 होस्ट नेशंस एंड 1 ट्रॉफी पिन। तो ऐसा लेपल पिन का कलेक्शन किसी के पास और नहीं है।
तो ये मैंने आईसीसी के वेबसाइट से लंदन में ऑर्डर किए हुए थे। पुनीत पिन का कलेक्शन तो करते ही हैं, इनके पिता गणपति का कलेक्शन करते हैं। पुनीत के पिता गणपति का कलेक्शन करते हुए रोचक किस्से पर खास गौर करते हैं। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, ऐसे कई और गणपति भट्ट परिवार के कलेक्शन में हैं जिसकी अनूठी कहानियां हैं। पुनीत के पिता खुद पुनीत के बाद अब उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी भी इस कलेक्शन के शौक में उतर चुकी है। 3 पीढ़ियों का ये समर्पण किसी शौक को विरासत में ढाल रहा है, जो यकीनन एक बेहतरीन नजीर है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इकट्ठा करना आदत है, इसका इस्तेमाल आप अपने अंदर लगन और जोश का रिचार्ज करने के लिए कभी भी कर सकते हैं। लक्ष्य से ध्यान ना भटके, इसमें भी ये आदत आपकी मदद कर सकती है। अब आपको शाहरुख खान के एक फैन से मिलाते हैं। उनके पास शाहरुख की फोटो वाली चीजों का एक ऐसा कलेक्शन है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दीवार, छत, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, पर्दे, टेबल, घर का कोई कोना ऐसा नहीं जहां शाहरुख खान की तस्वीर ना हो। यहां तक कि गाड़ियां भी। दीवानगी का यह संसार शाहरुख के जबरा फैन विशाल सिंह ने सजाया है, जो लखनऊ में रहते हैं और होम्योपैथिक दवाई के बिजनेस से जुड़े हैं। 90 के दशक से शुरू हुई यह मोहब्बत दिनों दिन परवान चढ़ती गई। एक्चुअली मैं उस टाइम पे जो है कलेक्शन करना बहुत टफ था, क्योंकि पोस्ट कार्ड वगैरह भी बहुत मुश्किल से मिल पाते थे। तो पूरे लखनऊ शहर में गली गली जहाँ जहाँ दुकानें थी, जहाँ पोस्टर मिलते थे, वहाँ हम लोग जाते थे। मैगजीन्स वगैरह ख़रीदने के लिए एक किताबिस्तान करके जगह है, वहाँ पे पुरानी मैगजीन्स आती थी। तो हज़ारों मैगजीन उनके वहाँ रद्दी में आती थी, तो वो सब पड़ी रहती थी। उनमें शाहरुख खान की स्पेशली छांटने के लिए, ढूंढने के लिए हम लोग पूरा मतलब सुबह से जाते थे, रात को 10 बजे निकलते थे। तो उसमें यह है कि 100-150 मैगजीन निकाली। सिनेबिल्ट्स हैं, फिल्म फेयर हैं, बहुत सारी मैगजीन उस समय स्टार डस्ट आती थी। तो उनमें से शाहरुख जी को ला के फिर पोस्टर सब कटिंग करके उनकी न्यूज़ निकालते थे, वो अपने एल्बम में पेस्ट करते थे और कई सारी अपनी वॉल पे, दीवार पे, घर में लगाना शुरू कर दिया। विशाल की ये दीवानगी सीमाओं से परे जाकर है। इनके घर में शाहरुख तस्वीरों में रहते हैं, निगाह जिधर जाती है शाहरुख नजर आते हैं। खुद विशाल शाहरुख की तरह हेयर स्टाइल रखते हैं। बच्चों के नाम भी शाहरुख की फिल्मों के किरदारों पर रखे हैं, सिमरन और आर्यन। और तो और खुद के नाम में भी शाहरुख का नाम जोड़कर उसे विशारुख बना लिया है। इसके साथ ही अपनी होम्योपैथी बिजनेस का नाम बदलकर भी शाहरुख फोर्स कर दिया। शाहरुख के लिए विशाल की दीवानगी किसी को भी सनक लग सकती है। हालांकि विशाल इसकी एक इमोशनल वजह बताते हैं। विशाल मानते हैं कि कैंसर की चपेट में आने के बावजूद उन्हें नई जिंदगी शाहरुख से मोहब्बत के चलते मिली है। शाहरुख की एक एक फोटो विशाल ने जी जान लगाकर जुटाई है। शाहरुख को भी अपने इस जबरा फैन की खबर है। शादी के बाद विशाल शाहरुख से मिलने पहुंचे थे। शाहरुख ने भी अपने फैन को निराश नहीं किया, इन्हें गिफ्ट दिया। शाहरुख से मिले गिफ्ट में पेन और टी-शर्ट थे। विशाल ने इसे तो सहेज कर रखा है। हालांकि इनके कलेक्शन में शाहरुख से जुड़ी कई और चीजें भी हैं। आप ऐसे देखिए कि लाखों में है, और जैसे आसमान में तारे हैं गिने नहीं जा सकते हैं, वैसे ही अब आजकल एक्चुअली में क्या है ना कि डिजिटल ज़माना आ गया। तो बहुत सारे हम लोगों ने लैपटॉप में, फ़ोन में, हर जगह शाहरुख खान को जो है डाउनलोड किया है। उनकी फिल्में, उनके डायलॉग, उनके जो ऐड आते हैं, सारी चीज़ों का कलेक्शन हम लोगों के पास है। और चूँकि हम लोगों की लाइफ ही बीत गई इतने सालों से, जब से शाहरुख जी फिल्म इंडस्ट्री में आए, सीरियल में आए, वहाँ से लेके अभी तक का कलेक्शन, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी फ़ोटोज़ हो जाएंगी। और शाहरुख खान इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी तो आए दिन खबरें आती ही रहती हैं। तो मैगजीन में या न्यूज़पेपर में जहाँ मिलती हैं हम लोग कटिंग करते हैं, और पूरी फैमिली को ही अच्छा लगता है। तो हम लोग जैसे किसी के घर भी जाते हैं तो उनके वहाँ भी मैगजीन में, पेपर में, न्यूज़पेपर में कुछ भी मिलता है तो कट करके लाते हैं और अपने कलेक्शन में ऐड करते हैं। विशाल सामान भी वही खरीदते हैं जिसका विज्ञापन शाहरुख ने किया हो।
कपड़े, गाड़ी से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो विशाल के पास हैं। विशाल का ये दीवानापन थमा नहीं बल्कि और बढ़ गया। इसमें इनका साथ दिया इनकी पत्नी रुचि ने, जो खुद शाहरुख की फैन है। तो कहते हैं ना कि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि सपोर्ट हमेशा से पूरा रहा है और मेरे बच्चे भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो सभी लोग जब मिल के करते हैं तभी ये चीज़ आगे तक बढ़ती है, तो सबके सपोर्ट से ही ये मतलब पॉसिबल है। 40 साल पुराने इस सिलसिले को अब विशाल और रुचि के बच्चे सिमरन और आर्यन भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये कलेक्शन तो बहुत ही बड़ा है और हम लोग अपनी तरफ से जितनी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग्स हो गई या हैंडमेड ज्वेलरी हो गई, लॉकेट हो गया जिस पे उनकी फ़ोटो लगी है, तो इस तरह से, या हम लोग स्केच बनाते रहते हैं, तो काफ़ी कुछ कलेक्ट किया है। एल्बम्स बनाते हैं, तो काफ़ी कुछ इस तरह से क्रिएट किया है। मैं भी मैगजीन्स कोई मिलती है तो मैं उसे संभाल के रख लेता हूँ या फिर पेपर कटिंग्स निकाल लेता हूँ, और बाकी जब भी शाहरुख खान का बर्थडे होता है, उनके लिए कार्ड बनता है, तो मैं भी अपनी तरफ से कार्ड बनाता हूँ उनके लिए अच्छे से, ताकि वो भी कहीं दिखे। और बाकी मैं भी ये सब काम करने में इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं भी पोस्टर चिपकाना और टी शर्ट बनवाना, ये सब में भी इंटरेस्ट रहता है। विशाल के घर की पहली मंजिल म्यूजियम में बदलने वाली है। इसमें शाहरुख की तस्वीरें होंगी, खासकर शाहरुख के सिग्नेचर पोज की पोस्टर साइज तस्वीर। इसके अलावा एक ऐसा कलेक्शन भी विशाल बना रहे हैं जिसमें शाहरुख की जिंदगी से जुड़े हर किस्से शामिल होंगे। एक हम लोग एल्बम बना रहे हैं, शाहरुख जी का है, उनके ही आइकॉनिक पोज में है, जो पहली बार हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा एल्बम किसी ने नहीं बनाया और काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा है। उसमें शाहरुख जी की जीवनी है, समझ लीजिए, सारी चीज़ें हैं, अच्छी बुरी सभी बातें हैं, और किसी ने उनको बुरा बोला है वो भी है, अच्छा बोला है वो भी है, लोग शाहरुख को समझ सकें। बस यही मेरा मकसद है कि उस एल्बम के जरिए आने वाले समय में लोग जान पाएंगे। शाहरुख के इस दीवाने पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। किंग खान का ये दीवाना भी चाहता है कि शाहरुख के फैंस में कोई उन्हें रिप्लेस न कर सके, यानी विशाल भी फैंस में बादशाह बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे एक कमाल की नई प्रेरणा से भरी कहानी आपको सुनाने के लिए। कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद बांग्ला, आज तक बांग्ला। जिंदगी में किंतु तो बहुत हैं, परंतु हर किंतु का एक जवाब होता है। दिन भर में खबरें भी बहुत हैं, परंतु हर अच्छी खबर सिर्फ यहीं पर। अच्छी खबर सच। विरासत हमेशा गौरव देती है, उसको संजोना आपको स्पेशल होने का एहसास भी देता है, एक अलग पहचान भी देता है। झारखंड के कोयलांचल में एक व्यक्ति हैं, उन्हें मुद्रा मैन के नाम से जाना जाता है। मुद्रा मैन को विरासत में ऐसी चीजें मिली जिन्हें लोग इकट्ठा करने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। उन्होंने इसे ऐसा संजोया है, आइए साथ में जानते हैं।
800 साल पुराने कुषाण कालीन सिक्के, 500 साल पहले की मुगल कालीन मुद्राएं, 75 साल पुराने ब्रिटिश काल के नोट, चेक और मेडल्स के साथ सैकड़ों साल पुराने ताम्रपत्र। वैसे तो ये कलेक्शन किसी म्यूजियम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन झारखंड में धनबाद के अमरेंद्र आनंद ने इसे अपने घर में सजा रखा है। सिर्फ इन्हें जुटाया ही नहीं, बल्कि इसके बारे में मुकम्मल जानकारी भी हासिल की है। 1972 ईस्वी में जब भारत की आज़ादी के 25 वर्ष पूरे हुए थे, तो इंदिरा गांधी ने सारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक प्रकार का प्लेट दी थी, जिसमें उनको ऑनर दिया गया था। कुछ पारितोषिक दी गई थी और एक ताम्रपत्र भी दिया गया था। मेरे पास 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो ब्रिटेन के द्वारा, उस समय अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में सारे लोगों को, जो लोग भी उस लड़ाई में प्रथम विश्व युद्ध में रहे, उन लोगों को एक डेथ प्लेट दिया गया। मेरे संग्रह में वो डेथ प्लेट भी है। मेरे संग्रह में आप केसरी हिंद भी है। मेरे संग्रह में जब भारत सामग्री बनी थी भारत का, वो भी मेरे पास है। अमरेंद्र LIC में विकास अधिकारी रहे। अपने इस शौक को इस मुकाम तक पहुंचाने में इन्हें 5 दशक का समय लगा है। 50 साल में यह संग्रह विशाल और विविधताओं से भरा है। हर एक संग्रह को उन्होंने कालखंड के हिसाब से लगाया है। इस पर पूरी जानकारी भी दी है। मसलन कुषाण वंश के दौर में सिक्के कैसे हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था। इसी तर्ज पर मुगल शासकों के दौर की मुद्राएं और मोहरें हैं, तो आजाद भारत में चले नोट और सिक्के। अमरेंद्र के पास भारत में चलने वाले नोट का भी शानदार कलेक्शन है। सिर्फ कलेक्शन ही नहीं, बल्कि अद्भुत जानकारी भी। आनंद का दावा है कि 1000 रुपए के नोट अब तक 3 बार बंद हुए। हर बार नोट बंद होने की वजह काला धन रहा है। नोट के साथ आनंद के पास बैंकों से जुड़ा दिलचस्प संग्रह है, जिसमें पुराने दौर के बैंक ड्राफ्ट, नकदी जमा करने या निकासी के लिए मिलने वाले अलग अलग बैंकों के टोकन, चेकबुक या फिर विनिमय पत्र शामिल हैं। इसके अलावा आज के दौर में इस्तेमाल होने वाले चेक और क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड भी हैं। पुराने दौर में कागजी नोट की जगह एक्सचेंज फॉर्मूले पर अमरेंद्र की जानकारी शानदार है। इन व्यवस्था पे कि कैसे भारत में बैंक आया। जैसे भारत में सबसे पहले बैंक आया, उसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, जो 1806 ईस्वी में बना। उसके बाद में उसी बैंक का रीनेम हुआ बैंक ऑफ बंगाल, चूँकि उस समय ब्रिटेन की सरकार थी भारत में। ब्रिटेन की सरकार ने अपने प्रेसिडेंसी के लिए 3 बैंकों की स्थापना की। एक का नाम है बैंक ऑफ बंगाल, एक का नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे, एक का नाम है बैंक ऑफ मद्रास। और मेरे पास बैंक ऑफ बंगाल के, चूँकि हम इस इलाके में रहते हैं जहाँ बैंक ऑफ बंगाल है, इसलिए बैंक ऑफ बंगाल के तो बहुत सारे कागजात मेरे पास हैं। इवन शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, डिवेंचर्स हैं, चेक बुक हैं, पासबुक हैं। लेकिन बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के भी कुछ कागजात मेरे पास हैं, जो उस जमाने में उनकी अहमियत बताई। आनंद ने विश्व युद्ध से जुड़े भी कई संग्रह रखे, जिनमें सैनिकों को दिए गए मेडल शामिल हैं। इसके अलावा ताम्रपत्र का भी अद्भुत कलेक्शन है। आनंद ने यह पूरा कलेक्शन घर में व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित कर दिया है, और इसमें इनका साथ दिया है इनकी पत्नी ने। अब पूरा इनका समय सिक्का, कॉइन्स, मेडल, निमंत्रण पत्र, कार्ड, मतलब सारा कुछ ये संग्रह करते हैं। इवन मेरा जो है सो शादी के बाद ये हर रोज हमको लेटर लिखते थे। कभी कभी तो सुबह शाम लिखते थे। पोस्टमैन जो है रोज मेरा डाक लेके आता था, और हम तब पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, MA की पढ़ाई कर रहे थे। मतलब एग्ज़ाम चल रहा था, पढ़ने का तो 1 हफ्ता का चिट्ठी हम एक साथ लेके और सबका शॉर्ट में हम इनको जवाब देते थे पढ़ के। तो हम भी उधर से लिखते थे, लेकिन ना ये एक ठो फेंके ना हम फेंके, वो उसका भी हमारा दस्तावेज बना हुआ। आनंद का ये संग्रह भारत के ऐतिहासिक सफर की जानकारियों से भरा है। इसमें भारत का गौरव भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत का मॉडर्न दस्तावेज भी, जिसे कभी भी पढ़ा जा सकता है।
धनबाद से सिदुन मोदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम सुबह से शाम तक सैकड़ों चीजें इस्तेमाल करते हैं, हजारों चीजें इस्तेमाल होते देखते हैं, लेकिन हम कितनी बार सोचते हैं कि ये चीजें कैसे बनी होंगी? बहुत कम बार ये बात हमारे दिमाग में आती है। अब हम आपको हैदराबाद का एक ऐसा कलेक्शन दिखाते हैं जिसमें सब कुछ हाथ से बना है और बनाने वाले ये खुद बता रहे हैं कि हर चीज के बनने में क्या कहानी थी। सोचिएगा, इस खासियत पर काफी चेंज आएगा और आपके स्वभाव और नजरिए में भी। हाई हील सैंडल ट्राइसिकल, सोफा कार, कमोड की कार, बर्गर कार, ब्रिंजल कार, बेड कार, कोरोना वायरस कार। ये लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे न जाने कितनी कारें हैदराबाद के सुधा कार म्यूजियम में मौजूद हैं, जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। हुनर और सोच के इस महारथी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये कमाल करने वाले हैं के सुधाकर, जिनका पता फिलहाल हैदराबाद शहर है। हैदराबाद के बहादुरपुरा में जू के पास मौजूद है के सुधाकर का ये अनोखा म्यूजियम। इसमें आप गुजरे जमाने की कारों का दीदार कर सकते हैं। यहाँ आपको देसी विदेशी हर तरह की कंपनियों के पुराने कार मॉडल मौजूद मिलेंगे। कार म्यूजियम हैदराबाद में जो है, ये म्यूजियम मैं 2000 में इनाग्रेट किया। वैसे मैं ये गाड़ियाँ बनाना शौक तो बचपन से था। एट द एज ऑफ 14 स्टार्ट किया मैं। पहले साइकिल्स बनाया, फिर मोटरसाइकिल्स बनाया, फिर मॉडर्न कार्स बनाया, विंटेज स्केल डाउन, विंटेज बिग बसेस, डबल डेकर बसेस, विंटेज ट्रेन्स बनाया, रोड ट्रेन्स बनाया। उसके बाद 1991 में यूएस ट्रिप में एक कार्निवल में मैं स्केटिंग बोर्ड शू कार देखा। तो उसके बाद समझ में आया चलो कुछ समथिंग डिफरेंट और चैलेंजिंग है, इसलिए फर्स्ट बनाया मैं शू शेप कार। शू शेप कार बनाया, उसके बाद कैमरा बनाया, उसके बाद ब्रिंजॉल शेप कार बनाया। सुधाकर के इस कार कलेक्शन में आप क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल से जुड़ी कारें भी देख सकते हैं। सुधाकर के इस कलेक्शन में रोजमर्रा की जरूरतों पर डिजाइन कार भी देखने को मिल जाती है, जिसमें बस, शू, पिंजरे, कंप्यूटर, स्नूकर टेबल, गणपति पंडाल जैसी कारें शामिल हैं। सिर्फ कारें ही नहीं, बल्कि यहाँ 40 से ज्यादा साइकिल की भी इस तरह की डिजाइन है। खास बात यह है कि यहाँ मौजूद सभी कार, बाइक और बाइसिकल के नाम अलग अलग रखे हैं और इनके डिजाइन के पीछे है सुधाकर की एक सोच। कभी सोचा नहीं इतने लोग आएंगे ऐसे गाड़ियां देखने के लिए। वो आए मेनली शू कार, कैमरा कार, वैसे काफ़ी विंटेज कार्स भी है मेरे पास, मगर वो लोग देखने को आए ऐसे वैकी डिज़ाइंस। तो मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ा। उसके बाद क्यों ना वैकी डिज़ाइन ही बनाते रहे। तो उसके बाद ओकेजन के हिसाब से वैकी डिज़ाइन बनाया, जैसा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप टू चीयर इंडियन टीम, क्रिकेट बैट बनाया, क्रिकेट बॉल बनाया, इवन क्रिकेट वर्ल्ड कप शेप भी बनाया था कार। और उसके बाद जब हार्लम ग्लोबट्रॉटर्स जो बास्केटबॉल टीम, अमेरिकन बास्केटबॉल टीम इंडिया में खेल रहे थे, हैदराबाद में खेल रहे थे, दे हैव अनवील्ड द बास्केटबॉल शेप कार। फिर स्नूकर चैंपियनशिप था, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन 2009 हैदराबाद में, तो स्नूकर टेबल कार बनाया। सुधाकर का ये कार म्यूजियम बेहद पॉपुलर है। रोज यहाँ औसतन 1500 लोग आते हैं।
इसमें स्कूली बच्चे तो है ही, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, जिन्हें सुधाकर से कुछ सीखना भी होता है। सुधाकर अब इसके विस्तार पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह के म्यूजियम देश के दूसरे हिस्सों में भी हो। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, दूसरे शहरों के लोग भी इस कॉन्सेप्ट, आइडिया और हुनर के कायल बन सकें, कुछ सीख सकें। ये जो म्यूजियम है ऑल ओवर इंडिया खोलना चाह रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट विद लोनावाला में पहले खोलूँगा, फिर बाद में जहाँ पे मौका मिलता था, टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहता, गोवा रहता, गुजरात जो वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, तो ये अभी पहली बार बाहर जाना चाह रहे, बाहर इधर से हैदराबाद। जैसा कि बॉम्बे से अबाउट 60 to 70 स्कूल्स आते हैं विजिट करने, एक कार म्यूजियम देखने। दिस इज़ द वर्ल्ड्स ओनली वाकई कार म्यूजियम। ऐसे गाड़ी कहीं पे म्यूजियम वर्ल्ड में नहीं है ऐसी। और अभी अगर से मौका मिला तो अब्रॉड भी जाएंगे हम, जैसा मैडम टूसाड है, इधर उधर काफ़ी जगह। तो ये हमारा विचार है। स्क्रीन पर आप जिस विशाल साइकिल को देख रहे हैं, उसे बनाने में सुधाकर 55 बार फेल हुए। जब ये साइकिल बनकर तैयार हुई तो उसका नाम इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। 41 फीट की ये साइकिल दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल है। दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन, जिसमें महज 10 सवारी बैठ सकती है, वो भी सुधाकर के कलेक्शन का हिस्सा है। सुधाकर ने ये संग्रहालय रिटायर्ड चीजों से बनाया है। यहाँ आकर आपको ये बात पता चलती है कि चीजें कभी बेकार नहीं होती, हमें उसके इस्तेमाल का तरीका पता होना चाहिए। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शौक हमेशा जीवन के स्टीरियोटाइप को चैलेंज करते हैं, आपको कुएं का मेंढक बनने से रोकते हैं, आपके डर को खत्म करते हैं। शौक जोखिम की मात्रा को बढ़ाता है और दुनिया के सबसे बड़े बिहेवियर ब्रेकर, ये करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, को अपने जीवन की सड़क से उठाकर फेंक देता है। शौक आपको मन का राजा बना देता है। शौक कीजिए, बड़ी कमाल की चीज है। ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो मुझे स्क्रीन पर लिखे ईमेल पर जरूर लिखिएगा। देश की बात सुनाता हूं कि कहानियां जारी रहेंगी और आपको प्रेरित करने में हम पूरी कोशिश लगाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अच्छा बनना है तो गुड न्यूज टुडे देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, शब खैर।